नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। अमेरिका ने हार्मोज स्ट्रेट की नाकाबंदी के लिए शिप रवाना कर दिया है। ये माइन स्वीपर शिप बारूदी सुरंगों का सफाया कर देंगे। लेकिन क्या अमेरिका नाकाबंदी कर हार्मोज पर अपना अधिकार जमा लेगा? जबकि ईरान कह रहा है कि वो गीदड़ भभकियों से डरने वाला बिल्कुल नहीं है। हार्मोज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना ही होगा। ऐसे में युद्ध को कूटनीति के जरिए रोकने में लगे देशों के लिए ईरान अमेरिकी जुबानी जंग गले की फांस बन चुका है। वही अमेरिका चीन को पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ईरान का साथ दिया तो 50% टैरिफ लगा देंगे। इस महाटेंशन के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश की है। ऐसे में मिडल ईस्ट में शांति बहाल होगा या अमेरिका इजराइल ईरान जंग महाजंग में तब्दील हो जाएगा? रिपोर्ट दिखाते हैं। होर्मुज की होगी नाकेबंदी। अमेरिकी माइन स्वीपर जहाज ईरान की ओर रवाना। होर्मुज स्ट्रेट का टोल चुकाना होगा ईरान। शिपिंग मार्ग कभी भी ईरान का नहीं रहा। यूएई। इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने कड़े तेवर दिखाते हुए होर्मुज नाकेबंदी का ऐलान किया है। अमेरिका होर्मुज की तरफ माइन स्वीपर जहाज भेज रहा है। ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगों को नेस्त नाबूद करेंगे। ट्रंप के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद किया जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को होर्मुज से जहाजों की आवाजाही को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। अमेरिकी नेवी तत्काल प्रभाव से होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू करेगी। ट्रंप ने कहा, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का वादा किया था और वे जानबूझकर ऐसा करने में विफल रहे। इससे दुनिया भर के कई लोगों और देशों को चिंता, अव्यवस्था और दर्द हुआ। वे कहते हैं उन्होंने पानी में खदानें डाल दी, माइन ड्रॉपर पूरी तरह से नष्ट हो गए हों। ट्रंप ने शांति वार्ता की विफलता को लेकर एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, शुरुआत से ही और कई साल पहले ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। वहीं यूएई ने होर्मुज को लेकर ईरान के रवैये का विरोध किया है। यूएई के उद्योग मंत्री सुल्तान अहमद अल जाबेर ने कहा, तेल और गैस के लिए ये अहम शिपिंग मार्ग कभी भी ईरान का नहीं रहा है जो वो इसे बंद कर सके। ईरान का ऐसा करना सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक आर्थिक जीवन रेखा में रुकावट है। वहीं शांति वार्ता विफल होने के बाद ईरान ने अपनी शर्तों से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है और कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है, होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है और इसका टोल रियाल में चुकाना होगा। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के लिए जहाज भेज रहा है तो वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए होर्मुज पर टोल लगाने की बात कही है। और ये बयान तब आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट जल्द ही खोल दिया जाएगा। फिलहाल हालात ये हैं कि मिडिल ईस्ट जंग अब गहरे तनाव और युद्ध की भीषणता की ओर एक कदम आगे बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर अब भी तनातनी लगातार बरकरार है और ऐसे में आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इसको लेकर बातचीत करेंगे। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सोहेल काजमी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। संजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी। हम हालात देख रहे हैं कि फिलहाल मिडल ईस्ट में क्या है, स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर अब भी टकरार जो है वो बरकरार है, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नाकाबंदी की बात तक कह दिया गया है। क्या लग रहा है सर, जमीनी स्तर पर ये पॉसिबल है? तरन्नुम जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। देखिए, जो ये टॉक्स जब ये फेल हो गई इस्लामाबाद में दोनों देशों की, तो इसमें कोई लोगों के मन में कोई शंका नहीं थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है बातचीत करेंगे, क्योंकि जो मेन मुद्दा था वो दो तीन मेन मुद्दे थे। सबसे पहले तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर था, जिसके लिए ईरान पीछे हटने वाला नहीं था। दूसरा, लेबनान के ऊपर जो हमला जो इजराइल का चल रहा है उसको बंद कराने का मुद्दा था। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का। अब इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है ईरान ने कह दिया कि ठीक है, हम सेफ पैसेज देंगे, लेकिन सेफ पैसेज और फ्री पैसेज में फर्क है। सेफ पैसेज में आपको ईरान की परमिशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ जहाजों को पार कराना पड़ेगा। और फ्री पैसेज का मतलब है जो 28 फरवरी से पहले जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी देश आवाजाही कर सकता था। तो इन सब के बाद जो है अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि नेवल ब्लॉकेड करेंगे। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ईरान ने भी जो अपना कंट्रोल कर रखा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, वो भी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ
जो है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, वो इलीगल है, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर है और उसके लिए यूनाइटेड नेशन की जो है सैंक्शन चाहिए अगर आपको पोज करना होगा। इसी तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं वो भी जो है गलत है इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ। और क्योंकि इसमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से अगर ये पारित होता बिल और ये कहा जाता कि ठीक है इसको अमेरिका खोलेगा तो ये लीगल था, लेकिन ये अब इलीगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ईरान ने रोक रखा है, चाहे अमेरिका ने रोक रखा है, जो बाकी देश हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे चाइना है, जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, बाकी फर्टिलाइजर्स और बाकी चीजों के लिए, उन सब के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं माइन स्वीपर को भेज दिया है, इतना आसान नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि ये सिर्फ गीदड़ भभकी अब तक जो देते आए थे उससे कुछ हासिल नहीं हुआ और ना अब हासिल होगा। अभी जो इन्होंने 2 डिस्ट्रॉयर भेजे थे, ईरान ने धमकी दी और ये खबरें आ रही है कि दोनों डिस्ट्रॉयर वापिस जो है इंडियन ओशन में आ गए हैं। अभी माइन स्वीपर को भेज रहे हैं, अगर माइन स्वीपर को भेज के और ईरान ने उसके ऊपर जो है एंटी शिप मिसाइल्स या एंटी शिप ड्रोन्स के साथ हमला कर दिया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे? तो ये बहुत मुश्किल काम है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना इतना आसान काम नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ रहे हैं। ठीक है, यानी कि साफ तौर पर आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकारी। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका। निपुण जी, आपसे सवाल यही है कि हालात हर एक दिन बदल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी सख्त है, ईरान की तरफ से भी सख्ती दिखाई जा रही है। सर, ये युद्ध किस रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है? ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, जिस तरीके से वो अभी तक सख्ती करता आया है वो वैसे ही कायम रहेगा। तरुण जी, अभी मैं हालांकि हमारे संजीव सरोई जी बता रहे थे, बिल्कुल वो स्पष्ट बता रहे थे कि चाहे वो ईरान का ब्लॉकेज हो या अमेरिका ब्लॉकेज करने की बात कर रहा है, ये दोनों ही जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, ओशन ट्रीटी 1986, उसका ये वायलेंस माना जाएगा। क्योंकि आप 12 नॉटिक मील तक तो अपना पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन 12 के बाद जो 24 और 200 नॉटिक मील जो है, और 200 नॉटिक मील के अंदर तो बिल्कुल भी आप फ्री नेविगेशन को रोक नहीं सकते। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर कल को अमेरिका भी, जैसे आज शाम को ये है कि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शाम को 7:30 बजे से अमेरिका ये कार्रवाई स्टार्ट करेगा। तो मुझे फियर इस बात का है कि कल को अगर अमेरिका को कॉपी कर ईरान को कॉपी कर दुनिया के और देश भी इसी प्रकार से फ्री नेविगेशन को बाधित करने लगे, जैसे चीन है, दक्षिण चीन सागर में वो ब्लॉकेज कर देगा, तो चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, हमारे लिए भी इशू क्रिएट होगा, अमेरिका के लिए भी इशू क्रिएट होगा। और हम तो जानते हैं दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए हुए हैं, उनके थ्रू उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार के फ्री नेविगेशन को आबद्ध किया जाएगा, लॉक किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ट्रिगर पॉइंट हो सकती है, जिसको हम लोग जड़ते भी हैं कहते हुए कि वो जो पॉइंट है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात है, वहां तक ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। जी, तो ये एक बड़ी स्थिति होगी। और मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते अमेरिका हो, ईरान हो, उनको इस बात को समझना चाहिए कि फ्री नेविगेशन का वायलेंस होता है तो ये सभी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए हानिकारक होगा। और मुझे लगता है कि अभी चीन और रशिया, ये भी खबर आ रही है कि चीन और रशिया हो सकता है कल यूएन में इस बात को लेकर प्रस्ताव भी लेकर आए, जैसे आज शाम में ब्लॉकेज होगा। तो बात यह है कि अगर यूएन में प्रस्ताव आता है और डिप्लोमेटिक पहल की जाती है तो बात फिर वही होगी कि ईरान ने ब्लॉक किया तो हम भी ब्लॉक कर रहे हैं, अब आप ईरान से ब्लॉकेज खुलवाइए, हम भी खोल देंगे। क्योंकि अमेरिका जो है फ्री नेविगेशन का, उनका फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है कि हम फ्री नेविगेशन का सपोर्ट करते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आखिर होता क्या है, ये बड़ा बिल्कुल। और देखने वाली बात यही होगी कि अब आने वाले समय में रहेगा क्या। काजमी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को कैसे देखा जाए? सिर्फ और सिर्फ स्टंटबाजी के तौर पर देखा जाए? तरन जी, पहले तो गुड मॉर्निंग आपको भी, सरोही साहब को भी और निपुण सर को भी, और सरोही साहब को जय हिंद। दूसरा ये है कि ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे जिस वक्त ये टॉक शुरू हुई थी पाकिस्तान में, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज थी अमेरिकन की और ईरानियंस की, वो रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ये बातचीत के जो नताइज है वो अच्छे नहीं निकलेंगे। और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तो ऐसे रिसीव कर रहे थे अमेरिकन को जैसे कि बारात उन्हीं के घर आ रही है और बाकी जो है सब बाराती है ईरानियंस।
तो दिख रहा था कि ये बातें आगे चलेंगी नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी थी जैसी कि वो मीडिएशन से पहले बात कर रहे थे। देखिए, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल देखिए बातें वही हैं जो पहले कर रहे थे। मीडिएशन में भी उन्होंने डिक्टेटोरियल अप्रोच ही अपनाई है ईरान के साथ, जो आगे नहीं बातें बढ़ी। लेकिन ये है कि ये अच्छी चीज नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि बात राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो और इनिशिएट होनी चाहिए, सीज फायर को बढ़ा देना चाहिए, ताकि जैसे रशिया भी कह रहा है कि हम मीडिएट कर सकते हैं, किसी ना किसी मुल्क को बीच में और लाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान नॉन एक्सेप्टेबल जो है पूरी दुनिया में है, और उसकी बातचीत का जो तरीकाकार था, जो प्लेटफॉर्म था, वो भी दुनिया को अच्छा नहीं लगा। तो मैं समझता हूँ रशिया जैसा मुल्क या कोई और मुल्क बीच में आए और मीडिएशन शुरू करे। जैसे निपुण सर कह रहे हैं, परसों चौथ भी हम जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि ये जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ कोई दोस्ती दोस्ती किसी के साथ नहीं होती, सरजमीनों से प्यार होता है। और पाकिस्तान भी एक्सपोज हुआ है ये मीडिएशन करवा के कि भैया ये उनको क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा और आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये है कि अभी तक गीदड़ धमकियां हैं। गीदड़ धमकियों से ये है कि आप देखिए चाइना को बोल रहे हैं कि अगर तुम मदद करोगे तो हम 50% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन ये नहीं बोलते हो कि हमें जो मदद कर रहे हैं हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। मतलब अमेरिका के लिए जो मदद करे तो वो बहुत अच्छा है, उसके टैरिफ घट सकते हैं या माफ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ईरान को कोई हेल्प करता है, और वो चैलेंज किसको कर रहा है, चाइना को, जो अपने आप में एक वजूद रखता है, बड़ा मुल्क है, अमेरिका के इक्विवेलेंट है आज। और अगर ये चीजें पेनिट्रेट होती है, बढ़ती हैं, तो आने वाला हशर जो है मुझे लगता है बिल्कुल इसका अंजाम जो है हर एक को भुगतना होगा। संजीव सर, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, हर एक दिन काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मोज पर कंट्रोल चाहता है, लेकिन क्या लगता है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या बता रहा है सर, कि क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मोज पर काबू कर सकता है? देखिए अरुणा जी, हमको ये समझना चाहिए जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का सिर्फ जिंदगी में एक मकसद है कि जहां भी वो कुछ कार्रवाई करे उसमें जो है फायदा अमेरिका का होना चाहिए जनरल, और डोनाल्ड ट्रंप का निजी तौर पर फायदा होना चाहिए। उनको ये पता है कि वेनेजुएला पे उन्होंने हमला किया, उसका तेल रोक लिया। आप पूरे समझने की कोशिश करिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई मतलब नहीं है कि रजीम चेंज ईरान में हो कि नहीं हो, न्यूक्लियर बम बने कि नहीं बने। उनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कब्जा हो। और वो कई दफे ये भी ऑप्शन दिमाग में है उनके कि ईरान और अमेरिका दोनों मिलके जो टोल वसूली करे, या जो है अगर अमेरिका अपनी मर्जी से इसको खोल लेता है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, जैसे मैंने कहा खोलना इतना आसान नहीं है, और खोल के उसको कंट्रोल करना। एक दफे चलो माइन स्वीपर भेज के माइन से वो सब माइंस को हटा देगा और बिल्कुल उसको सेफ बना देगा, क्या ईरान ये जो है बर्दाश्त करेगा कि कंट्रोल जो है हॉर्मुज का जो अमेरिका के पास रहे? ये कोई भी देश नहीं करेगा, चाहे वो भारत हो चाहे चाइना हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है। चाहे वो कंट्रोल ईरान का हो चाहे अमेरिका हो, दोनों केसेस में जैसे मैंने आपको कहा वो गलत है। ऐसे तो कल जो हम मलाका स्टेट को बंद कर देंगे तो चाइना का जितना माल आता जाता है सारा का सारा वो बंद हो जाएगा, तो चाइना बंद कर देगा, पनामा कैनाल को बंद कर देगा। ऐसे तो कोई भी किसी को बंद कर सकता है, ऐसे नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण तो बब अल मंडेब का है, जो कि रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। अगर हाउतीज उसको बंद कर देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या उस पर भी कब्जा करेंगे? तो ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों देशों को मिलके कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। ये इतना एडमेंट होना, इतनी डिक्टेटरशिप दिखाना, अगर यही सब चीज दिखानी थी तो लड़ाई क्यों करी थी? लड़ाई से पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। तो अगर आप लड़ाई ना करते तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पहले आपने लड़ाई करी, ईरान को ये दिखा दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी है, अब उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो अब आप इसलिए लड़ोगे कि उसको खोला जाए? वो तो पहले खोला हुआ था। तो इसका मतलब तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि अगर वो ईरान पर इस तरीके से अटैक करेगा तो ईरान जो है वो फायर बैक नहीं करेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आया। निपुण जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अगर ये नाकेबंदी होती है तो वैश्विक स्तर पर इसका असर होगा। क्या दुनिया ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की तरफ बढ़ेगी आगे? निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर देखिए ये जिद पर अड़े रहे कि नहीं मैं भी ब्लॉक करूंगा तुम भी ब्लॉक करोगे, और अभी तो स्थिति ये हो जाएगी कि अमेरिका किसके शिप को ब्लॉक करेगा, किसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ब्लॉक करेगा? ईरान के द्वारा जो चीन और रशिया को जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, या चीन से जो ईरान से जो तेल खरीद रहे हैं चीन के सपोर्टेड कंट्रीज, उनका ब्लॉकेज होगा। तो निश्चित रूप से और देशों के लिए, यानी कि जो आपके चीन रशिया जैसे देश हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
तो ये पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत आगे बढ़ सकती है, चीजें बहुत आगे जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों को, जो सरोज साहब कह रहे थे कि देखिए आपके झगड़े में पूरी दुनिया तंग ना हो और पूरी दुनिया को नुकसान ना हो, ये आपको देखना होगा। तो मुझे लगता है कि ईरान, सर, अमेरिका, बातचीत के लिए एक दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन फिलहाल वो दरवाजा भी बंद हो गया। क्या लग रहा है आने वाले समय में कूटनीति का कोई रास्ता बचा हुआ है? दोनों मुल्क वन टेबल टॉक पर आ सकते हैं? नहीं देखिए, टेबल टॉक पे तो आना होगा। युद्ध कितने भी कोई भी हो, कभी ना कभी आपको टेबल टॉक पे तो आना होगा, आज नहीं तो कल। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान इसकी जगह इनिशिएटिव ना लेता, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इनिशिएट लेने का प्रयास किया, तो पाकिस्तान की तो पोल पट्टी खुली है। लेकिन मुझे भी लगता है कि इस प्रकार के वॉर में कई बार कई राउंड के टॉक्स होते हैं। अभी जो पहला टॉक्स हुआ है वो ठीक है, वो सफल नहीं रहा, लेकिन आगे पॉसिबिलिटीज बनेगी और दबाव बनेगा। अब देखिए चीन रशिया का जैसे ब्लॉकेज होगा तो उनकी ओर से प्रेशर क्रिएट होगा। और पाकिस्तान तो जस्ट लाइक मोहरा, पाकिस्तान को तो यूज किया गया था और पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता था। अमेरिका ने कहा, चीन ने सहमति दी, तभी पाकिस्तान ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। लेकिन आगे जो इस प्रकार के ब्लॉकेज होंगे तो आप देखिएगा, मुझे लगता है कि चीन और रशिया भी इसमें बड़ी पहल करेंगे। कल ही रशिया का स्टेटमेंट आया था कि हम पहल कर सकते हैं, हम मीडिएटर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दो दिन में और चीजें बदलेंगी और रशिया चाइना के ब्लॉकेज के बाद चीजें बदलेंगी। ठीक है काजमी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। मुझे लग रहा है ये तमाम चीजें जानबूझकर हो रही है ताकि ऑयल प्राइस मैनिपुलेट किया जा सके और कहीं ना कहीं अमेरिका को सीधा फायदा हो। क्या ऐसा है वाकई? बिल्कुल मैम, देखिए ट्रंप को पॉलिटिशियन तो है नहीं, ट्रंप को लाया ही इसलिए गया, वो तभी आज सत्ता में सेकंड टाइम है कि वो इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को, अपने अमेरिका को किसी तरह भी फायदा पहुंचाए, वो यही उसकी कोशिश है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स का उसको कोई सेंस नहीं है। देखिए पॉलिटिकल नरेशन दुनिया में बदल रही है, वो उसको समझ नहीं आ रही है। और जिस तरह से वो मीडिएशन करने गया था, जब आप मीडिएट करने जाते हैं तो आपको बड़ा फ्लेक्सिबल होके, आपको दोनों पार्ट जो करवा रहा है उसके साथ भी और जिसके साथ करने जा रहे हैं, बड़े तरीके से आपको बातचीत करनी होती है। वहां भी वही चीजें दिख रही थी जो वॉर में दिख रही थी। तो इस तरह से मीडिएशन होती नहीं है। और दूसरा ये है कि उसको जो प्रेशर है, जब मैं देखा कि मीडिएशन फेल हो गई तो अमेरिकन और सड़कों पे आ गए। देखिए उसके मुल्क के लोग और एजिटेट कर रहे थे ट्रंप के खिलाफ, और वो नारेबाजी जो है वो दिखी। कहते 70-80 लाख लोग जो थे वो अमेरिकन स्ट्रीट्स पे थे अगेंस्ट ट्रंप। तो ये सब चीजें जो हैं को अच्छी नहीं है और उसको समझना चाहिए कि भैया आप दोनों की लड़ाई में या तेरी सुप्रीमेसी के चक्कर में पूरी दुनिया इसके लपेट में आ रही है। जो मुझे समझता हूँ एक इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल निपुण जी ने सच कहा, मैं परसों भी कहा कि उम्मीद है। अभी उम्मीद पे देखिए सेकंड टॉक्स हो, थर्ड टॉक्स हो, क्योंकि उम्मीद हमें छोड़नी नहीं है। क्योंकि रशिया ने अगर कहा है तो संभाविक तौर पे सेकंड टॉक्स होनी चाहिए। थर्ड टॉक कभी तो घर में लड़ाई होती है, 20-20 टॉक्स हो जाती है। ये तो पूरी दुनिया की लड़ाई है जनाब। पूरी दुनिया को कैसे संभालना है, इसको सारी जिम्मेवारी जो है वो ट्रंप की है, अमेरिका की है। और अगर वो अच्छा रोल प्ले करता है तो वो उसकी साख बच सकती है। और अगर ये बढ़ जाता है, खुदा ना खास्ता आगे चला जाता है, अभी तो हम क्या लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ साख की लड़ाई हो चुकी है क्या? बिल्कुल। देखिए आप फजूल की साख है ना, साख तो रही नहीं ट्रंप की पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया जो है उसको क्रिटिसाइज कर रही है। अब वैसा अमेरिका तो रहा नहीं, ना वैसे पॉलिसी मेकर्स रहे हैं जो बीच का रास्ता निकालते थे और अपनी साख बचा लेते थे। अब तो इमीडिएट देखिए अभी टॉक आपकी फेल हुई है, साथ ही ट्रंप ट्वीट करते, पता नहीं क्या बीमारी क्या है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो वेट करो यार। तुम पूरी दुनिया के ठेकेदार बने हुए हो, पूरे सुपर पावर हो तुम जरा वेट भी नहीं करते। ये जो ट्वीटिंग की बीमारी है ना, यही सबसे ज्यादा एक बीमारी है जो मुझे लगता है ट्रंप को और अमेरिका को लेके जाएगी। ठीक है संजीत जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब अमेरिकी सैनिक जो है वो कमजोर हो चुके हैं और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब ईरान के पास कोई भी सेना नहीं बचा है। IRGC की रियलिटी क्या है सर, ग्राउंड जीरो की, या फिर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ये एक प्रोपोगेंडा है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का सिर्फ प्रोपेगेंडा के अलावा उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। उनका ये कहना कि वो तो कहते थे कि जी उनकी जो है नेवी हमने खत्म कर दी। अगर आपने नेवी खत्म कर दी तो अपने डिस्ट्रॉयर्स को आपने वापस क्यों बुला लिया? ठीक है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर आप कहते हो कि जी हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, तो आपके जहाज कैसे गिर गए? आपका F-15E कैसे गिर गया? आपके जो बाकी C-130 जहाज था वो कैसे गिर गया? आपका हेलीकॉप्टर कैसे गिर गया? तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश करते हैं और वो इस चीज को ये समझते हैं कि ये बातें मैं करने से जो है ईरान डर जाएगा। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ईरान वो देश है जो बिल्कुल नहीं डरेगा। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कार्रवाई, और जहां तक इस चीज का है कि जी उनके सैनिक कमजोर पड़ गए,
अभी तो उनके सैनिक लड़े ही नहीं है, कमजोर कैसे पड़ गए? IRGC जो उनकी है 1,90,000 1,80,000 आदमी है, वो बैठे हैं, उनकी 6 लाख फौज बैठी है। अभी तो सिर्फ आपने हवाई हमले करे, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हवाई हमलों से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, ना आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल पाएंगे, ना आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे। अगर आपको ये सब हासिल करना है तो आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। आपने ये 13,000 जो है आप तकरीबन जो आपके मरीन्स भेजे हैं, या 82 एयरबोर्न डिविजन्स के जो भेजे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। वो स्पेशल ऑपरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर फुल स्केल लड़ाई लड़ी तो अमेरिका को लाखों आदमी उतारने पड़ेंगे ईरान में, और जब वो उतार देंगे तो उसके बाद कितने वापस आएंगे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हर चीज को इतना पेचीदा करते जा रहे हैं कि उसमें से उन जो उलझने हैं उनसे निकलना अमेरिका के लिए आगे और मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है निपुण जी, मैं आपके पास से आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वापस से टैरिफ की धमकी चीन को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने ईरान का सपोर्ट किया तो 50% हम टैरिफ बढ़ा देंगे। क्या लग रहा है सर, चीन डर जाएगा, वो बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं करेगा ईरान का? देखिए ये बात तो फैक्ट है, इस बात से ये बात तो क्लियर हो गई कि चीन के सपोर्ट के बगैर ईरान नहीं लड़ रहा है। ईरान को बैकएंड मिल रहा है चीन की ओर से। और रही बात है कि 50% टैरिफ लगने की बात, चीन ने पहले इस बात को नहीं ज़्यादा मैटर लिया है कि 50% टैरिफ लग जाएगा। पहले भी चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए थे अमेरिका के ऊपर। लेकिन देखिए चीन भी चाहेगा कि इस तरह की अदावत आगे ना बढ़े कि हमारा दोबारा से फिर वो टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन के जब ब्लॉकेज होंगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो अमेरिका ने कहा कि हम ब्लॉकेज करेंगे, तो वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं चीन को तनाव में ला सकता है, क्योंकि चीन की जब सप्लाई रुकेगी हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू आने वाली, तो वो एक दिक्कत पैदा कर सकती है। और हो सकता है आगे ये चीज आगे और भी बढ़ जाए। आप जानते हैं कि हिंद महासागर की हम बात करें, मलक्का स्टेट की बात करें, तो ये चीजें भी ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। हो सकता है कि ओशियन जो है एक नया जंग का अखाड़ा बन जाए। तो मुझे लगता है कि चीन इन बातों को लेकर रुक सकता है, लेकिन टैरिफ का इतना बड़ा बर्डन चीन नहीं लेगा। और चीन को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना आता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दो चीजें हैं। पहला कि दोबारा से टैरिफ वॉर स्टार्ट ना हो, सेकंड जो मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सप्लाई है वो रुके नहीं। ये दो चीजें चीन को दबाव में ला सकती है। और जैसे खबरें आ रही है कि कल यूएन में इस बात को लेकर चीन रशिया बात उठा सकते हैं, तो वो देखने वाला होगा कि उस समय चीन और रशिया की क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो सर लग रहा है कि चीन और रशिया एक अहम भूमिका निभा सकते हैं इस पूरे युद्ध में। देखिए तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि चीन और रशिया के द्वारा ही ये वो रुक सकता है, इज द फैक्ट। पाकिस्तान ने भी जो किया वो चीन रशिया की सहमति के बगैर नहीं किया होगा। ये बात आप जान लीजिए। केवल अमेरिका के कहने बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस महाटेंशन के बीच जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश की है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ रहेगा। क्या लग रहा है कि वो इसमें भी सफल हो पाएंगे? नहीं देखिए, मीडिएटरशिप तो लेनी पड़ेगी। अब रशिया अगर मीडिएटरशिप लेगा, देखिए दो बातें हैं। अगर रशिया यहाँ पर मीडिएटरशिप लेता है और रशिया आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर अमेरिका को डर ये है कि डिप्लोमेटिक एज जो है वो रशिया ले जाएगा और रशिया एक नया प्लेयर इस पूरे रीजन में बनकर उभरेगा। इसको लेकर बात है, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे किया था। आप मानती हैं कि क्या पाकिस्तान देखिए मीडिएटरशिप हमेशा वो करता है जो ताकतवर देश हो, दोनों पार्टी को वही समझा सकता है। पाकिस्तान तो केवल चाय समोसे खिलाने के लिए रखा गया था। पाकिस्तान क्या भूमिका इतनी थी कि भाई तुम चाय लगाओ, मेज साफ करो और बिठा के बात करो, बस इतना था। पीछे जो था पाकिस्तान के वो अमेरिका और चीन दोनों थे। लेकिन बात यह है कि रशिया और चाइना ही, मुझे लगता है रशिया यहाँ पर एक गेम प्ले या बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि रशिया का आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रशिया के चाहे कैसे भी हम लोग कहें, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री है, वो भले ही हमारे सामने ना आती हो, लेकिन एक बड़ी भूमिका रशिया की रहने वाली है। आखिरकार रशिया ही यहाँ पर बड़ी भूमिका अदा करेगा। रशिया जो है सिर्फ चाय और समोसे तक नहीं टिकेगा, बल्कि लंच और डिनर तक भी लेकर जाएगा। आप सभी बने रहिएगा, आऊंगी मैं आप सभी के पास। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मैंने कुछ को नहीं मिला, खाते में भी कुछ को नहीं हुआ। आए सारे हरियाणा की लाडो लक्ष्मी खुश हैं, फिर तू क्यों मुंह फुला रही है? रहने देनी भाभी, तेरे खाते में तो 21 रुपए आवेंगे, पर मेरे और माँ के, माँ ने तो कुछ को नहीं मिला। क्यों?
अपने घर में 3-3 बिरबानी है, अब सब ना थोड़ी में लगे 2100 रुपए। रे बावली, घर में चाहे एक महिला हो चाहे ज्यादा, हर महीने घर की सारी महिलाओं तक 2100 रुपए मिलेंगे। हरकतें नॉन स्टॉप। नहीं तू कर लाडो लक्ष्मी ऐप है, फोन में डाउनलोड करो, अपनी जानकारी भरो और बस। तुम्हें बता दो अपनी सारी सहेलियत है तुरंत। योजना के अंतर्गत अब तक 9.5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को 1038 करोड़ की राशि जारी। ना हंगामा, ना बवाल, तथ्यों की गवाही, बड़ा सवाल, वाजिब मुद्दा, एक बहस, बेधड़क, रोजाना शाम 6 बजे। ए जीजी 23 21 बावली हो रही है, कदे 23 कदे 21 चल। ए जीजी, मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया से। वो इबते हम 23 साल ते ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने, नॉन स्टॉप। है सपना से के मुझे सपना पूरा कब करोगा? चल लाडो लक्ष्मी ऐप ते अपनी आईडी और जानकारी डाल दो और बैठ जाओ। भाई मैं तो वो सूट लाऊंगी जो देखा था हमने। योजना के अंतर्गत अब तक 9.5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को 1038 करोड़ की राशि जारी। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। ना हंगामा, ना बवाल, तथ्यों की गवाही, बड़ा सवाल, वाजिब मुद्दा, एक बहस, बेधड़क, रोजाना शाम 6 बजे। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण और फिर शिखर पर सनातन की धर्म ध्वजा। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई और त्रेता युगीन अयोध्या नगरी जीवंत हो गई। वर्ष 2025 में 29 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुँचे। पर्यटन बढ़ा तो उद्योग व्यापार को गति मिली और रोजगार के हजारों अवसर सृजित हुए। विकास का कार्य हुआ और जगह जगह से लेकर के पूरी अयोध्या राममय है। जैसे त्रेता द्वापर में सस्ती थी, उसी तरह योगी जी ने अयोध्या के मठ मंदिर का सुंदरीकरण कराया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। राम नवमी पर अद्वितीय सूर्य तिलक की दीप्ति, नए उत्तर प्रदेश का संदेश संपूर्ण विश्व तक पहुंच रहा है। ना तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार इस बीच हालात को हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में किस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहे हैं और ना ईरान पीछे हटने को तैयार, ना अमेरिका। अब देखने वाली बात कि ये युद्ध जो है किस स्तर पर पहुंचता है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। काजमी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, हिंदुस्तान के लिए भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल तरन्नुम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान के लिए क्या, जो लोग भी, जो मुल्क भी जो है स्टेट ऑफ हार्मोज से कनेक्टेड है, वो सब इसमें पिसे जाएंगे। अभी तो थोड़ा सा बंद किया तो देखिए रिसेशन हल्का सा शुरू हो गया। बिल्कुल सर ने ठीक कहा कि ये जो समोसे और पकोड़े वाली बात जो की पाकिस्तान की, और मैं आपको ये बता दूं तरन्नुम जी, समोसे और पकोड़े भी पाकिस्तान ने उन्हीं से मंगवाए होंगे दूसरे जहाज में, क्योंकि समोसे पकोड़े खिलाने की भी उनकी हिम्मत नहीं है। वो डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा। तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि साहब उन लोगों को बीच में डालो जो मजबूत लोग हैं, जिनकी अपनी इमेज अच्छी है। तो मैं भी होपफुल हूं कि रशिया इज गोइंग टू मीडिएट, और वही एक तरीका होगा जो इनकी जो फैसला है किसी न किसी को अंजाम तक ले जाने में। तो पाकिस्तान को भूल जाइए, वो फिर दोबारा डिस्प्ले हो गया पूरी दुनिया में कि उनकी बैसाख क्या है। ईरानियंस के आप देखिए पूरी डेलीगेशन ने ब्लैक सूट्स पहने हुए थे। दैट वाज अ सिंबल ऑफ स्टिल दे आर इन सम शोक में है। वो अभी भी अपने खामनाई साहब का जो दर्द है वो लेके वहां गए हुए थे। और देख लीजिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जहाज में देखिए जो पोर्ट्रेट्स थे, जो फोटोग्राफ्स थी, तो वो मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा लीडर खोया है। और वो एक मुल्क है, ऐसा मुल्क है जो जज्बाती है और जज्बातों से जुड़ा हुए लोग हैं। यही एसेंस है ईरान की कि 9 करोड़ कुछ लाख लोग जो हैं वो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं वो कमजोर हैं, वो जानते हैं
अमेरिका के आगे खड़े नहीं होंगे, लेकिन जज्बा है। और मैं देखता हूं कभी कभी जज्बाती लोग जो है वो बड़ी बड़ी चीजें जो है पार कर जाते हैं और जज्बातों के की आड़ में वो जीत जाते हैं। इस वक्त जो ग्लोबली टेंशन है वो अमेरिका को है, उसको अपनी साख बचानी है, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है कि रशिया ही आ जाए, चलिए रशिया बात करे, कोई बात करे। वो अंडर एस्टिमेट अब चाइना को करना शुरू हो गया। जैसे ये कह रहे हैं निपुण सर के 50% टैरिफ लगाऊंगा। जनाब चाइना भी तो तेरे बराबर है भैया। ये मत सोचो कि चाइना वैसा चाइना है जो आज से 30 साल पहले था। चाइनीज में भी नेशनल स्पिरिट बहुत है और वो बातें कम करते हैं, ट्रंप की तरह ना ट्वीट करते हैं। वो एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं, हमने देखा पूरी दुनिया में। अगर उनका एक्शन भी शुरू हो गया तो दुनिया की तबाही जो है कोई दुनिया का बंदा नहीं रोक सकेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ट्रंप, व्हाइट हाउस और उसके पॉलिसी मेकर्स का है, जो बातचीत को आगे बढ़ाने में थोड़े से फ्लेक्सिबल होके सोच समझ से आगे की रणनीति तय करे। ठीक है संजीत सर, मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान काफी जज्बाती है सर, और हमने अब तक देखा है जितने भी युद्ध हुए हैं ईरान कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो लड़ता रहता है। अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें तो अब तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए ईरान की सैन्य ताकत को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरी तरफ ईरान के पास सर क्या अभी भी ऐसे मिसाइल्स, ड्रोन्स हैं जो आने वाले समय में वाकई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? ईरान का अगला कदम क्या होगा? सर आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तबाही है, ईरान को एक कदम पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उसके पास गोल्डन की है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज? देखिए अरुणम जी, जैसे काजमी साहब ने कहा, लड़ाई जो है हथियारों से तो लड़ी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हथियारों से आप जीत नहीं सकते। आप लड़ सकते हैं लेकिन जीतना आपको जज्बे से सकता है। अमेरिका जो है वियतनाम में लड़ा था। वियतनाम तो बहुत गरीब देश था उस जमाने में, वहां पे किसान लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका फिर भी नहीं जीत पाया क्योंकि उनका जज्बा था। इसी तरीके से ईरान को अगर हम देखें, उनके अंदर जज्बा है। और जैसे काजमी साहब ने कहा है, मिलिटरीली अगर आप देखो, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान और इजराइल। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि 40-42 दिन हो गए लड़ते हुए। ईरान ने कहीं भी कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट में या एक्शन में उन्होंने कहीं ऐसा नहीं दिखाया कि वो डरे हुए हैं या वो घबराए हुए हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लड़ाई के 7 दिन बाद ही कह दिया था कि अनकंडीशनल सरेंडर, नथिंग लेस देन दैट। और वही बात फिर 40 दिन बाद वो खुद ही सीजफायर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ईरान है, ईरान के पास अभी भी तकरीबन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% मिसाइल्स और ड्रोन उनके पास अभी बचे हुए हैं। उनकी IRGC जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। ईरान की आर्मी जो तकरीबन 6 लाख है वो पूरी इंटैक्ट है। वो प्रोफेशनल आर्मी है। 8 साल तक वो इराक के साथ युद्ध कर चुकी है। तो उनको ऐसा नहीं है कि युद्ध का कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप ज्योग्राफी को देखें, ईरान की ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी ईरान की इस तरीके से है जिस तरीके से किला होता है। उस किले में आप घुस तो सकते हैं लेकिन उस किले से निकलना आपके लिए मुश्किल है। और ये पेंटागन को, डोनाल्ड ट्रंप साहब की मैं बात नहीं करता बिकॉज इज गॉट नो नॉलेज। उनको सिवाय बोलने के अलावा उनको ना स्ट्रेटेजी है ना पॉलिटिकल नॉलेज, उनकी कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ बिजनेस की नॉलेज है डील करने की। उसमें भी वो फेल हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई अब तक बंद नहीं करा चुके, हमास की लड़ाई अब तक बंद नहीं करा चुके। रोजाना जो इजराइल हमास के ऊपर गाजा के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये अमेरिका के जो पेंटागन है, जो उनके जनरल्स हैं, जब भी तो 9-10 पता नहीं जनरल्स जो है सैक कर दिए गए हैं। सैक क्यों करे हैं? सैक इसलिए करे कि जनरल साहब उनकी बातें नहीं मानते, कि वो रियलिटी देख रहे हैं कि अगर हम जमीन पे उतर गए तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की समझ में नहीं आ रहा है। और ना ही जो उनके एडवाइजर है, उनके पीट हेगसेथ है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 4 साल वो सिर्फ एक फॉक्स न्यूज में एंकर का काम किया है और वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, सबसे मोस्ट पावरफुल आर्मी को चला रहा है। तो इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, जिसकी वजह से आज अमेरिका का इतना बुरा हाल है। और अमेरिका जितना आगे कुछ करता जाएगा उतना ही फंसता जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन इनके लिए है कुछ ना कुछ फेस सेविंग करके इस लड़ाई से जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है। तरुण जी, नूपुर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस स्टेट ऑफ हार्मूज देख रहे हैं। हार्मूज पर कंट्रोल, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल अमेरिका करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ सर खबर ये भी निकलकर सामने आई कि कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 पार पहुंच चुकी हैं। नहीं, देखिए ये तो फैक्ट है कि जब इस प्रकार का, और हम लोग एक कहावत, एक किसी ने कहा है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, इस मोहल्ले में केवल हमारे मकान थोड़ी ना है। तो जो ईरान का, और देखिए ईरान यानी कि वेस्ट एशिया, तो वो देश, वो एक क्षेत्र है जहाँ से पूरी दुनिया का एनर्जी सप्लाई होता है।
और एनर्जी सप्लाई वाले क्षेत्र में अगर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। और अमेरिका भी इस बात को जानता है, ईरान भी इस बात को जानता है, और ईरान ने इसी को लेकर ही तो होर्मुज ब्लॉक किया कि मेरी जो एक स्ट्रेटेजिकली पोजीशन जो है, ज्योग्राफिकल जो मुझे एडवांटेज मिला है, तो उस एडवांटेज का मैं लाभ उठाऊं, उसका बेनिफिट उठाने का प्रयास पूरा किया है। अब अमेरिका उसी के एडवांटेज को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने का प्रयास कर रहा है कि भाई तुम ब्लॉक करोगे तो हम तुम्हें ब्लॉक करेंगे। ये बात फैक्ट है कि जो अमेरिका दावा कर रहा था कि हम होर्मुज को खुलवा देंगे, ये बात अमेरिका जान चुका है कि होर्मुज खुलवाना आसान नहीं है। आप सी माइंस एक बार हटाएंगे, दोबारा ईरान फिर बिछा देगा। भाई बहुत बड़ा एरिया है, कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, करीब 35 किलोमीटर की चौड़ाई है होर्मुज स्ट्रेट की, और लंबाई भी काफी अच्छी है। तो ऐसे में जो वहां पर देश होगा जहां पर बैठा हुआ है IRGC बैठी हुई है, वो को पता है कि अगर यहीं से हमने ब्लॉक रखा तो अमेरिका का केवल एक ही नस है जिसको हम यहाँ पे क्या ब्लॉक कर सकते हैं। हालांकि होर्मुज से अमेरिका को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका के अलाइज को प्रभाव पड़ता है। और जो भी आपने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी कि मूंछों की लड़ाई, कि हम कह रहे हैं तुम हटा नहीं रहे हो, खोल नहीं रहे हो। अमेरिका का यही तो कहते हैं सुपर पावर का मतलब ये है जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को, पूरी दुनिया की राजनीति को इन्फ्लुएंस करता है और उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चलती है। तो अमेरिका की जो वो एक हेजेमोनस वाली पोजीशन है या सुपर पावर को, ये उसको चुनौती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से और ज्यादा क्राइसिस क्रिएट होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यानी कि भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। काज़मी साहब आऊंगी आपके पास, कूटनीति या टकराव, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब ब्लॉकेज वाली स्थिति नजर आ रही है, यहाँ से युद्ध की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, दिख तो वही रहा है, खुदा करे कि ना हो वैसा। फिर वही बात कि हम कोशिश अच्छे लोग करते रहे कि बातचीत के जो तरीकाकार हैं वो बनते रहे। अब कूटनीति को ट्रंप समझता नहीं है, ट्रंप के दिमाग में कूटनीति है नहीं, वो सिर्फ हाथ उठा के पूरी दुनिया को तम बताता है, कभी डांस करता है, कभी सारे प्रेसिडेंट्स का मजाक उड़ाता है। ऐसा प्रेसिडेंट हमने देखा नहीं कभी। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो रिएक्ट करता है, लास्ट रिएक्शन होनी चाहिए उसकी। ये तो फर्स्ट बात होती नहीं है, वो ये फर्स्ट रिएक्शन पे आ जाता है और फिर दोबारा रीट्वीट करता है, फिर रीट्वीट करता है। सबसे ज्यादा फायदा जो है सोशल मीडिया का पूरी दुनिया में मुझे लगता है ट्रंप ही ले रहा है और ट्रंप ही उसका उपयोग कर रहा है, जो अच्छा नहीं है ट्रंप के लिए और उसके मुल्क के लिए। बीच के रास्ते निकले, बीच के रास्तों से दुनिया सामान्य तौर पे चले। सर आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा नहीं है, उनके मुल्क के लिए अच्छा नहीं है और शायद उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। तभी तो उन्हीं के खिलाफ भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी, जहां हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध भी किया गया। आने वाले समय में क्या लग रहा है सर, पार्टी को एक डेंट लग सकता है? देखिए ना तो ट्रंप रहेगा ना उसकी पार्टी रहेगी, क्योंकि पार्टी जो होती है कमांडर से चलती है। जब कमांडर ही इतना नॉन सीरियस है, अब गलती से जमहूरियत में जीत हो जाती है कभी, मतलब कुछ चीजें लोगों के जहन में आ जाती है तो आदमी जीत जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसको और मजबूत करना, ये सब लीडर्स के बस की बात नहीं होती है। बहुत से लीडर्स ऐसे होते हैं जो जिनको हुकूमत मिलती है और वो पागल हो जाते हैं, जैसे ट्रंप हो चुका हुआ है। तो पार्टी तो गई, लेकिन वहां के जितने सदर है वो तो पहले ही एंटिसिपेट कर रहे थे जब इलेक्शन हो रही थी, जब ट्रंप को जीतना था, कि ये सबसे जो है अजीब सा प्रेसिडेंट आएगा जो अमेरिका की जो अपनी डिग्निटी है उसको दाव पे लगा देगा। चाहे वो हिलैरी थी, चाहे बाकी लोग थे जो इसके साथ कंपिटिटर थे। इन पहले वाली वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके बयान सुन लीजिए, तो वो सब चीजें सच्ची दिखाई देती हुई लग रही है कि ट्रंप जो है एक नया यूनिवर्स को सोचने में मजबूर कर दिया उसने। और अगर ये जंगें बढ़ती हैं और कुछ और चीजें होती हैं तो जियोपॉलिटिक्स तो बदली है पूरी दुनिया की, लेकिन सुपर पावर्स भी मुझे लगता है हिल जाएंगी। और कौन सी सुपर पावर इमर्ज हो जाएगी ये आने वाला वक्त आपको दिखाएगा। ये सब क्रेडिट जो है ट्रंप को जाता है और उनके पॉलिसी मेकर्स को जाता है, जो अभी तक दिख रहा है। अगर अभी भी संभाल लें, रशिया को इंक्लूड करें, जैसे थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए। देखिए कभी कभी कोई ऐसे फैसले भी होते हैं जो, या एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो उसको एडमिट कर लेता है और फिर उसके बीच के रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, ताकि उसकी साख भी बची रहे और आने वाला फ्यूचर भी जो है उस मुल्क का जो है वो दाव पे ना लगे। अभी तो सब कुछ दाव पे लगा है, दुनिया दाव पे लगी है, अमेरिका भी दाव पे लगा है और इसीलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं। सुरोई साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। एक ताजा अपडेट ये आ रहा है कि एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया है, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सर बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बमबारी खत्म कब होगी सर? देखिए इजराइल बमबारी खत्म नहीं करेगा, ईरान जो है उसका बदला लेगा, और ये इजराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है।
अमेरिका का तो मकसद था ही नहीं कभी, इसलिए उनका पूरा भी नहीं होगा। और इजराइल का मकसद है कि ईरान को पूरा तबाह करना, ताकि आने वाले समय में कम से कम 20-25 साल तक ईरान उस लेवल तक ना पहुंच सके जिस लेवल पे 27 फरवरी 2026 को था। तो वो तो हमला करता रहेगा, और लेबनान पे अगर हमला होता रहेगा, हिजबुल्लाह पे हमला होता रहेगा, तो ईरान भी जो रिटेलिएट करेगा, वो इजराइल के ऊपर भी हमला करेगा, और जब बाकी जो गल्फ कंट्रीज है उनके ऊपर भी हमला करेगा। तो अभी ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस वजह से या किस एग्जिट स्ट्रेटेजी से बाहर आते हैं। अभी लग नहीं रहा उनको बाहर आने का कोई इरादा है, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि जैसे अभी आपने काजमी साहब से सवाल पूछा था कि रिपब्लिक्स का और डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो उनकी अप्रूवल रेटिंग 53% थी, और आज उनकी अप्रूवल रेटिंग 39% रह गई है। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कि रिपब्लिकन है, उसकी रेटिंग जब 39% तक आ जाती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नवंबर में इलेक्शन होंगे, मिड टर्म इलेक्शन होंगे, तो जो रिपब्लिकन जो कैंडिडेट्स हैं वो कितनी बुरी तरीके से हारेंगे। और अगर वो सेनेट में जो है इनके मेजॉरिटी कम हो जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ एक जो है मूड स्पेक्टेटर रह जाएंगे। और मैं आज आपको पहले भी मैं कई दफे कह चुका हूँ, फाइनली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो एग्जिट होगा वो इम्पीचमेंट से होगा, ना कि वो अपना जो है शासनकाल पूरा करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतना ज्यादा पूरी दुनिया में जो है जहर घोल दिया है कि उसका जो है रिपब्लिकन्स को आगे 15-20 साल तक उसको भुगतना पड़ेगा। अरुणम जी। ठीक, निपुण साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। इस पूरे युद्ध में सर एक समय वो आया जब पाकिस्तान में अमेरिका का डेलीगेशन और ईरान का डेलीगेशन सर बातचीत भी किया सीज फायर को लेकर, अब इस युद्ध को कैसे खत्म करना है इसको लेकर बातचीत हुई, लेकिन सर एक बार भी इजराइल की तरफ से कोई भी सीज फायर को लेकर बयान सामने नहीं आया। क्या इजराइल किसी और से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस किसी और से है? क्योंकि अमेरिका तो फिर भी वन टेबल टॉक के लिए तैयार है, या फिर अमेरिका इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है? देखिए, ये तो सबसे बड़ा हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि जो आपने मेन स्टेक होल्डर था इजराइल, आपने उसको स्टॉक में शामिल ही नहीं किया, आपने लेबनान को शामिल नहीं किया। और आप देखिए जैसे ही इस बातचीत की शुरुआत होती है उससे एक दिन पहले ही इजराइल भारी हमला करता है लेबनान में, 250 से ज्यादा लोगों को, हिजबुल्लाह के लोगों को मारने का दावा करता है। तो ये स्पष्ट होता है कि इजराइल इस टॉक से कहीं ना कहीं नदारत था। और इजराइल ने तो पहले से कहा कि जिसको आप मीडिएटर बना रहे हो, क्या वो मीडिएटर बनने लायक है? ईरान भी सहमत नहीं था। वो तो ईरान के ऊपर मुझे लगता है कि जो बड़े हमले की बात थी, तो चीन ने भी समझाया होगा कि देखो वॉर करते रहना, लेकिन बड़ा हमला होगा तो वो स्थिति बड़ी टिपिकल हो जाएगी। इससे अच्छा है कि एक बार टेबल टॉक कर लो, देखते हैं क्या निकल कर आता है क्या नहीं निकल कर आता है। तो उस तरह से ये बातचीत हुई। और अमेरिका, देखिए अमेरिका इस वॉर में आना नहीं चाहता था, अमेरिका को इस वॉर में लाया गया। अमेरिका तो बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन कंडीशंस जो हैं, जो कंडीशन लगाई जा रही है, इजराइल सहमत होने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना था कि आप लेबनान पर अटैक करना बंद करो, अपने परमाणु प्रोग्राम को आप बंद करो। ईरान दोनों बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना इजराइल मानने के लिए तैयार है। ये जो जंग है रियलिटी में ईरान और इजराइल की जंग है। और अगर यहाँ पर ईरान की शर्तों को मान के रुक जाता है तो इजराइल को लगता है कि मेरे सामने दोबारा फिर हो सकता है कि 7 अक्टूबर 2023 जैसी घटना देखने को मिल जाए। तो इजराइल अपने अस्तित्व के लड़ रहा है, और ईरान को भी लग रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पर मान जाता हूँ तो मेरे पर दोबारा हमले नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। तो टिपिकल सिचुएशन ईरान और इजराइल की है। अमेरिका तो इसमें खसीड़ा गया है, लाया गया है। चीन और रशिया चाहते हैं कि ये वॉर लंबा चले। अब आने वाले समय में अगर वन टेबल टॉक होता है, मध्यस्थता की अगर कोई भी मुल्क कोशिश करता है, चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो, क्या लगता है सर वो इजराइल को शामिल करेगा, लेबनान को शामिल करेगा मध्यस्थता में? देखिए, लेबनान को लेकर बातचीत में हालांकि रिपोर्ट ये भी है कि शायद हो सकता है कल इजराइल और लेबनान की टॉक्स हों, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं। अगर वो टॉक होती है तो उसमें देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रशिया शामिल होगा तो सभी स्टेक होल्डर शामिल होंगे, तभी इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। नहीं तो हम सोचे कि हम रशिया बैठ जाए, अमेरिका और ईरान बैठ जाए तो बात सुलझ जाए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इजराइल को बिल्कुल दरकिनार कर कर अमेरिका कोई फैसला नहीं लेगा। इजराइल वही करता है, इजराइल इज ए कैप्टन ऑफ द अमेरिका इन वेस्ट एशिया।
ये आप मानकर चलिए। तो अमेरिका ये चाहता था कि ये वोट लंबा चले, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस हम बाहर निकल जाए। और जिस प्रकार से ईरान को बैकएंड सपोर्ट हो रहा है चीन और रशिया का, हम उसी तरह का सपोर्ट किसी को करें, इजराइल को करें। तो ये एक रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी, लेकिन वो स्ट्रेटजी क्या हो गई, ये फेल हो गई है। क्योंकि ईरान का मानना ये है कि अमेरिका के एग्जिट होने से बात नहीं बनेगी। अमेरिका जब तक इस मुल्क जा रहेगा तब तक ही इजराइल दबाव में रहेगा, नहीं तो इजराइल तो लंबा लड़ता रहेगा। क्योंकि बात यहाँ पर क्या है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, अमेरिका की साख की बात आ गई है। कल को कुछ भी फायरिंग होती है, आपस में इनके जेट गिरते हैं इजराइल के, तो अमेरिका कह सकता है इजराइल लड़ाई लड़ा था, इजराइल को दिक्कत हो रही है, इजराइल के इशू हो रहे हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा अमेरिका की क्रेडिबिलिटी दांव में लग रही है। आप सोचिए 7-7 जेट अगर अमेरिका के गिर जाते हैं तो ये तो अमेरिका के लिए वेपन इंडस्ट्री के ऊपर भी दबाव है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, केवल एक नहीं, इकोनॉमिकल एंगल है, स्ट्रेटेजिकल एंगल है, वेपन इंडस्ट्री का एंगल है, इसके अलावा जो रीजनल पावर्स हैं उनका अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, ग्लोबल पावर के अपने इंटरेस्ट हैं। तो कई तरह के मामले उलझे हुए हैं। मुझे लगता है कि रशिया अगर करेगा तो सभी स्टेक होल्डर को लेकर बात करेगा, तभी इसमें कुछ संभावना बनेगी, कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि अगर हम हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखें तो ऐसा लग रहा है कि इस वॉर का कभी दी एंड होगा ही नहीं। काजमी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जब इस वॉर की शुरुआत हुई थी और शुरुआत से लेकर अब तक सर, नाटो देशों की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जी, देखिए अमेरिका ने किसी को समझा ही कुछ नहीं है, ना माना है। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुझे लगता है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग में, कि जनाब बीच के किसी को तो रखो। कोई जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बातचीत को हमवार कर सकते हैं, या वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी साख है, जिन पे पूरा वर्ल्ड जो है रिलाई करता है, वो तो मानता नहीं किसी को। यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है ट्रंप का, जो उसको डुबो देगा और अमेरिकन को डुबो देगा। नहीं होना चाहिए। अब वो कहता है कि कल का हम सुन रहे हैं कि नाटो शायद इसमें हमारे साथ है। कल का जो स्टेटमेंट ट्रंप का है, अब पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, वो अभी फैक्ट्स को चेक नहीं करता है, वो ट्वीट कर देता है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमारे मुख्यमंत्री थे, वो फैक्ट्स को नहीं सुनते थे, वो ट्वीटिंग करते थे। वो ट्वीटिंग इतनी करते थे कि उनकी सरकार ही चली गई, फिर दोबारा इलेक्शन में दिखे ही नहीं, दूसरी सरकार आ गई। देखिए, आपको एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना है, और वो रिस्पॉन्सिबल चारों साइड से। देखिए, अगर ईरान फंसा हुआ है, वो तो छोटा मुल्क है, वो तो इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन अमेरिका भी चारों तरफ से अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ग्रेसफुल एग्जिट जो हम रोज आपसे साथ तरन्नुम जी चर्चा करते थे, ग्रेसफुल एग्जिट, लेकिन वो ग्रेसफुल एग्जिट की ग्रेसफुल मैनरिज्म दिख नहीं रही है अमेरिका की, वो लानी बहुत जरूरी है। अगर वो ले आएंगे तो मुझे लगता है कि ग्रेसफुली एग्जिट करे। बिल्कुल जैसे निपुण सर ने कहा, इजराइल सब लोग जो इस कन्फ्लिक्ट में हैं उनको बिठाए, रशिया बातचीत करे और फ्लेक्सिबल होके कहीं ना कहीं रफा दफा करे, ताकि वो उसकी भी साख बची रहे और सब अमन अमान से चले। उसकी तरफ कोशिश अगर करे तो मुझे लगता है कुछ रास्ते हमवार हो सकते हैं। आपने तो बोल दिया कि नहीं, ये जंग के जो आगे है, मैं फिर भी आशावादी हूँ कि आशा करनी चाहिए कि अच्छा ही हो। हम सब अपने भगवान को, अल्लाह को मानने वाले हैं। थर्ड, कहीं ऊपर की फोर्सेस भी होती हैं जो कभी सलाह दे देती हैं, या ऊपर की फोर्सेस भी होती है जो कभी किसी को रात को ही उठा देती है, खत्म कर देती है, ताकि मसाइल यही खत्म हो जाए। तो हमें यकीन करना चाहिए कि अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस हो और ये फटाफट से जो है ट्रंप का दिमाग भी सेट हो जाए। मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या आपको भी यकीन है कि ये युद्ध जल्द खत्म होगा? जी, इम्पीचमेंट की बात सिरोही साहब ने कही है। हाँ। हम भी सोचते हैं कि अल्टीमेटली इसको इम्पीच ही होना है। ठीक, सिरोही साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। और किस चीज का जवाब दूं? मेरे का क्वेश्चन नहीं सुना था। सिरोही साहब, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस युद्ध का अंत होगा, उम्मीद भी है, लेकिन ग्राउंड जीरो की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए तरन्नुम जी, जैसे काजमी साहब कह रहे हैं और निपुण साहब भी कह रहे हैं, हम पिछले 2 दिन पहले भी हमने ये कहा था, उम्मीद तो है, लेकिन जिस हिसाब से पूरे पेच फंसे हुए, मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई का कभी अंत होगा। अगर ये लड़ाई ना शुरू होती और जिस तरीके से बातचीत चल रही थी उस समय ही अगर कोई ना कोई हल निकल जाता तो आसानी, उसके बाद लड़ाई के बाद और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता। आप ये बताइए, ईरान अब ये कहेगा कि मैं अपना मिसाइल प्रोग्राम क्यों बंद कर दूं? आपने अगर मेरी मिसाइल प्रोग्राम ना होती तो 40 दिन लड़ाई नहीं चलती। ईरान कहेगा मैं अपना न्यूक्लियर एनर्जी या एनरिचमेंट क्यों ना करूं? अगर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे पास होता तो आप हमला नहीं करते। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिर अमेरिका को दिक्कत क्या है? सर,
अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए अगर ईरान ये कदम उठा रहा है तो दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत सिर्फ ये है कि इजराइल को ये लगता है कि अगर, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा, इजराइल और अमेरिका एक है, दे आर नॉट डिफरेंट कंट्रीज। आप उनको एक एंटिटी मान के चलिए। जो इजराइल को प्रॉब्लम होगी वही अमेरिका को प्रॉब्लम होगी, ये जो है पक्की बात है ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इजराइल की प्रॉब्लम क्या है? इजराइल कहता है कि मेरी तो एग्जिस्टेंस का सवाल है, अगर मैं जो है ईरान को तबाह नहीं करूंगा तो ईरान मुझे तबाह कर देगा। ईरान की प्रॉब्लम ये है, वो ये कहता है अगर मेरे पास हथियार नहीं होंगे तो इजराइल मेरे को खत्म कर देगा। तो लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है, और जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं, तो आप ये मुझे बताइए किस एग्रीमेंट के ऊपर दोनों पार्टी, चाहे वो अमेरिका ईरान हो, इजराइल ईरान हो, अब जो निपुण साहब कह रहे थे रशिया आएगा, रशिया भी पुतिन साहब भी क्या कहेंगे कि ठीक है भाई, तो आप जो है जो अमेरिका बोल रहा है ईरान मान जाए, क्या ईरान मान जाएगा? या जो ईरान बोल रहा है क्या अमेरिका नहीं मानेगा? क्योंकि इतना डाइवर्जेंट व्यूज है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। और मेरा भी ये मानना है ईरान अब कभी भी एनरिचमेंट को नहीं मानेगा, क्योंकि ईरान को पता है अगर मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया तो जो कार्रवाई आज मेरे ऊपर हो रही है 10 साल बाद दोबारा होगी। अगर आज ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो ना अमेरिका की हिम्मत होती और ना इजराइल की हिम्मत होती। तो ईरान जो है अपना मिसाइल प्रोग्राम, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये तीनों चीजें नहीं छोड़ेगा। आप कितना भी उनके ऊपर प्रेशराइज कर लो, ग्राउंड ट्रूप्स जब तक नहीं भेजोगे रेजिम चेंज नहीं होगा। और ग्राउंड ट्रूप्स आपने भेज दिए तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का रेजिम चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। और देखने वाली बात ये होगी कि अब दोनों मुल्कों की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है। रशिया और चीन की भूमिका पर भी अब कहीं ना कहीं सभी की नजर टिकी हुई है। संजीव साहब, निपुण जी, सोहेल जी, आप सभी ने बहुत अपना कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल रुकते हैं अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।